हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया था, जिसकी नई डेट आ गई है। अब एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें अभी टाइम है, तो हमें कई सारी चीज़ें तैयार करनी है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार करना है और मल्टी टाइम हमें अपनी जो नोट्स है उसको रिवाइज करना है और साथ में हमें टेस्ट सीरीज भी लगाना है। तो इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, जो काफ़ी हद तक आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकता है। क्वेश्चन पेपर इसी आधार पर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला क्वेश्चन पेपर है वह हो चुका है। ये सेकंड क्वेश्चन पेपर है जो कि भूगोल का है, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जिसका आंसर भी आपको बता दिया जाएगा। और एक ज़रूरी सूचना, फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको आंसर और क्वेश्चन पेपर और आंसर दोनों चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा यांगून। जो उपर्युक्त शहर है, पोर्ट ब्लेयर के निकटतम भौगोलिक दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका सही उत्तर यांगून हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि बुमला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग तवांग के पास अवस्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। लहासा से जोड़ता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरावली पर्वत के लिए सही नहीं है? यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको इस बात का अवश्य ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कई बार सही नहीं है, नहीं शब्द को हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये गुम्बदाकार पर्वत है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। बाकी ये पर्वत ये हिमालय की तरह वलित पर्वत है, जो कि विवर्तनिक प्लेटों की गतिविधि के कारण वलित हो गए। इनका उत्थान प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि ये चापाकार पुराने पर्वत है, जिनका पृथ्वी के नीचे विवर्तनिक प्लेटों की गतिशीलता रुकने के कारण ऊपर की ओर उत्थान में कमी आई, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी ऊंचाई में वृद्धि रुक गई। ये सही है। डी भी सही है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो सी है, क्योंकि यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है जो कि हमसे पूछा गया है। तो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है कि रिची आर्किपेलागो और लेवी लेविनिथ द्वीप द्वीप समूह किस द्वीप समूह के भाग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह। जो रिची आर्किपेलागो और लेब्रिनिथ है, यह बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह के भाग हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पेरियार नदी पश्चिम की ओर बहती है। और इसमें से गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी, ये पूर्व की ओर बहती हैं। तीनों नदियां गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं। देखते हैं छठवां क्वेश्चन।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माहे नदी वेयनाड पहाड़ियों के पश्चिम ढलान पर वनों से निकलती है। मंजरा नदी गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट सही है। जो माहे नदी है यह वेवनाथ पहाड़ियों के पश्चिमी ढलान पर वनों से निकलती है। दूसरा, मंजरा नदी गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 7वां क्वेश्चन, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है, इसके बारे में हमें बताना है कि किससे संबंधित है। ये पौने तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। तिब्बत की उच्च भूमि इन पवनों के प्रवाहों के मार्गों में अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये पवनें दो भागों में बट जाती है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में तथा दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। उपर्युक्त विवरण संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसे हम जेट प्रवाह कहेंगे। तो जेट प्रवाह जो होता है, जैसे भारत में जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इससे हम जेट जेट धाराएं के बारे में यानी जेट प्रवाह के बारे में जान गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बिदरी फीसर ज्वालामुखी चट्टान। तो काली मृदा का निर्माण जो हुआ है दरारी उद्भेदन से निकले लावा बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से हुआ है। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अच्छत वनस्पति। तो इसके बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। जब वनस्पति जो होती है लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के वहां मिट्टी पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में अपने आप को ढाल कर स्वतः विकास करती है या उगती है तो उसे प्राकृतिक वनस्पति या अच्छत वनस्पति कहते हैं। वह जैसे कुछ अच्छत वनस्पति होती है जो मूल रूप से भारतीय होती है, उन्हें हम देशज वनस्पति कहते हैं। लेकिन जो पौधे भारत से बाहर पाए गए हैं उन्हें हम विदेशज कहते हैं, उन्हें हम अच्छत वनस्पति नहीं कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब, सॉरी ए, जिसमें आता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। ये सभी है भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। तो ये भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। और कुछ राज्य होते हैं जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, ये सब मध्यम मध्यम भौम जल का उपयोग करते हैं। और जो भौम जल क्षमता का कम सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले राज्य हैं वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल हो गए, ये हो गए सबसे ज्यादा ये, उसके बाद सी वाले, उसके बाद बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु सबसे ज्यादा भौम जल का उपयोग करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। गन्ना भारत की मुख्य नकदी फसलों में से एक है। इस निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने के लिए इसे उगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सुक्रोज।
इसको पाने के लिए मतलब सुक्रोज को पाने के लिए उगाया जाता है गन्ने को। इसका सही उत्तर डी हो गया। और सुक्रोज जो होता है उसे हम टेबल शुगर कहते हैं। टेबल शुगर कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौह अयस्क कोयला, कपास, भार ह्रास वाले कच्चे माल हैं। दूसरा है कि फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें संसाधनों, सेवाओं, परिवहन जैसे कारकों से प्रभावित हुए बिना कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत है। दूसरा सही है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे यह बात कही गई है कि भार हासी कच्चा माल है। ये जो भार हासी वह कच्चा माल होता है जिसमें उत्पादन प्रक्रिया के दौरान भार में कमी आती है। इसलिए कच्चे माल का भार उत्पादित वस्तु के भार से अधिक होता है। लौह अयस्क कोयला, भार हासी कच्चे माल है लेकिन कपास नहीं है। यहाँ जो कपास दिया गया है कपास नहीं है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न बिटुमिनस कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इस कोयले में नमी की मात्रा अधिक होती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और इसमें इसमें होता है कि यहाँ पे दिया गया है अधिक होती है नमी की मात्रा, बल्कि अधिक गहराई के कारण इसकी नमी समाप्त हो जाती है। इसका उपयोग जो होता है मुख्यतः लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है बिटुमिनस कोयले का। बाकी ये सब स्टेटमेंट सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बंदरगाह सुविधाओं, सस्ते कुशल और अकुशल श्रम, सस्ती भूमि और पेट्रोलियम, तापी और नाभिकीय विद्युत स्टेशन की निकटता की उपलब्धता के कारण सुविकसित हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र। तो जो अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार कारक है, जिसमें कपास की उपलब्धता, दूसरा बंदरगाह की सुविधा, सस्ते कुशल और अकुशल श्रमिक, सस्ती भूमि, पेट्रोलियम और नाभिकीय स्टेशन काकरापाड़ा है वहां पर, इसकी निकटता की वजह से विकसित हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री पत्तन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सॉरी सॉरी सी, डायमंड हार्बर। बाकी सभी गलत है। डायमंड हार्बर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डायमंड हार्बर के बारे में कुछ जानकारी बता देते हैं आपको। डायमंड हार्बर यह हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। हुगली नदी के तट पर बसा एक उपनगर है जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण में 24 परगना जिले में स्थित है। इसके निकट हुगली गंगा नदी की वितरिका नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह एक पर्यटन स्थल के रूप में भी महत्व रखता है, जो डायमंड हार्बर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत में जनसंख्या घनत्व के वितरण के प्रारूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे कथन पूछा है सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। दक्षिण के तटीय मैदानों में जनसंख्या का कम घनत्व है।
तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे कुछ जानकारी दे प्राप्त कर लेते हैं कि भारत में जनसंख्या घनत्व का वितरण जो है वो 3 प्रारूपों के आधार पर बताया गया है। बहुत कम, सामान्य और उच्च। दक्षिण के तटीय मैदानों में उच्च जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पे उच्च जनसंख्या घनत्व है, जबकि यहाँ पर दिया गया है कम जनसंख्या घनत्व। सतलुज गंगा मैदान उच्च और अत्यंत उच्च जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़े क्षेत्र हैं। जो गंगा सतलज का मैदान है वो सबसे उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। मरुस्थलीय और जटिल भूभागों में कम जनसंख्या पाई जाती है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नुयेर व डिंका क्या है? नुयेर व डिंका क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये दक्षिणी सूडान के दो सबसे बड़े जनजाति समूह हैं, जाति समूह हैं। और दक्षिण सूडान में हो रही हिंसक संघर्ष नुयेर और डिंका के मध्य हो रहा है, जो संघर्ष हो रहा है, जो कि यहाँ के सबसे बड़ी जाति समूह है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्र का प्रतिशत बिहार में सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में बाढ़ का कारण ज्वारी प्रभाव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्योंकि भारत में जो सर्वाधिक प्रतिशत बिहार में दूसरे नंबर पर है। पहला जो प्रवण क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है, यूपी। यूपी पहले, बिहार बाद में, सेकंड नंबर पर है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा कि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से बाढ़ का कारण ज्वारी प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 19। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। हमारे देश में कुछ जानकारी देख लेते हैं कि हमारे देश में मेघालय राज्य में कई जीवित जड़ पुल है। इस राज्य के चेरापूंजी में तो जीवित जड़ पुलों की भरमार है। चेरापूंजी, यहाँ पे अत्यधिक जीवित जड़ पुल पाए जाते हैं। और चेरापूंजी क्षेत्र में रबर ट्री नामक एक वृक्ष पाया जाता है। यह वट वृक्ष जैसा होता है जिसकी शाखाएं जमीन को छूकर नई जड़ बना लेती है। इस तरह इस पेड़ की अतिरिक्त जड़ें अलग दिशा में बढ़ जाती हैं। खासी जनजाति के लोग रबर ट्री की सहायता से कई जीवित जड़ पुल बना चुके हैं। खासी जनजाति जड़ पुल बना चुके हैं। छोटी छोटी नदियों को पार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग किंग इरो कहते हैं। इसे इसका उत्तर हो गया मेघालय। इसे कहते हैं जिंग किंग इरो। क्वेश्चन नंबर 20। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किन किन के बीच अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मंगल तथा बृहस्पति। मंगल तथा बृहस्पति। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु प्लेट यानी माइनर प्लेट नहीं है? तो इसमें देखना है कि कौन सा माइनर प्लेट नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिक। यह माइनर प्लेट नहीं है। माइनर प्लेट नहीं है।
पृथ्वी की सतह पर 7 बृहद प्लेटों के साथ-साथ कई अन्य लघु प्लेटें भी विद्यमान हैं। कई अन्य लघु प्लेटें भी विद्यमान हैं। बृहद प्लेटों में ये जो बृहद प्लेटों में देखा जाएगा तो इसमें हो जाएगा अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। 7 प्रकार की बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है, इससे दूर जाते हुए प्रमाणिगत बढ़ता जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। पूरे वर्ष रेखा सॉरी पूरे वर्ष जो विषुवत रेखा होती है भूमध्य रेखा पर दिन व रातें समान होती है, क्योंकि विषुवत रेखा का सूर्य के सापेक्ष कोणीय झुकाव सदैव शून्य होता है, जबकि भूमध्य रेखा से दूर जाने पर सूर्य के सापेक्ष कोणीय झुकाव बढ़ता जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे भी सही नहीं पूछा गया है। सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें से जो माली, पराग्वे, नाइजर, मंगोलिया, लीबिया स्थल अवरुद्ध देश हैं। तो इसमें सही इसलिए नहीं है क्योंकि जो लीबिया है अवरुद्ध देश नहीं है। आप मैप में जाके देख लीजिएगा, लीबिया अवरुद्ध देश नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे है कि लेहमन असंबद्धता पृथ्वी के कोर और मेंटल के बीच की सीमा है। पहला स्टेटमेंट। सियाल पृथ्वी की बाहरी भूपर्पटी से संबंध है और सीमा इसकी निचली परत से संबद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। केवल यह स्टेटमेंट सही है, यह स्टेटमेंट गलत है। जो लेहमन है यह जो लेहमन है यह ऊपरी क्रोड और बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से पृथक करती है। ऊपरी कोर को बाह्य क्रोड से पृथक करती है, जबकि गुटेनबर्ग जो है वह पृथ्वी के ऊपरी क्रोड को निचले मंडल से पृथक करती है। यहाँ पे बल्कि गुटेनबर्ग की यह स्टेटमेंट गुटेनबर्ग से संबंधित है, लेहमन के लिए नहीं, इसलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस पर्वत में बहिरोधी बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हिमालय। तो भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के मध्य जब टकराव होता है तो यूरेशियन प्लेट जो भारतीय प्लेट है यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है, किंतु भारतीय प्लेट का छेपड़ अधिक गहराई में नहीं होने के कारण अपेक्षाकृत कम तापमान पर दाब से छेपित भारतीय प्लेट की क्रस्ट भूपर्पटी का गलन बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए हिमालय पर्वत में बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। हालांकि हिमालय पर्वत भूकंप के लिए सुभेद्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के लिए खिंचाव बल के रूप में प्रस्तावित ध्रुविंग ध्रुविंग फ्लाइंग बल का संबंध निम्नलिखित में से किस परिघटना से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पृथ्वी का घूर्णन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ग्राबेन निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति से संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिफ्ट वैली यानी रिफ्ट घाटी से संबंधित है ग्राबेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कि निम्नलिखित मैदानों में से कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्रास्ट मैदान। क्रास्ट मैदान चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन से ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सिलिका और एल्यूमिना। सी, ग्रेनाइट अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान है जो भूपर्पटी की ऊपरी परत पर पाई जाती है। ऊपरी परपटी पर पाई जाती ग्रेनाइट चट्टान में एल्युमिनियम एवं सिलिका प्रमुख घटक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। पुर्जोल मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, या दोनों स्टेट। इनमें मुख्य रूप से कैल्शियम तथा खनिज विद्यमान होते हैं। समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में मरुस्थलों के आसपास स्टेपी तथा प्रेरी जैसे घास के मैदान इन मृदाओं पर ही विकसित होते हैं। इसका दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चाय। इसका सही उत्तर हो जाएगा चाय। तो चाय जो होती है एक प्रकार की रोपड़ या बागानी फसल का उदाहरण है। इसका उत्पादन जो होता है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस युक्त लेटेराइट मिट्टी, सुगम जल निकासी व ढलवा क्षेत्रों या पहाड़ी ढालों पर किया जाता है। यहाँ पे जो होता है कि यहाँ पे जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यह विशेषता चाय की बताई गई है। देखते हैं 32। होम स्टे घरों में रुकना संदर्भ में मैडिकेरे और कुर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस एक राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये कर्नाटक से संबंधित है। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की जरूरत को रास्ते में दाम में पूरा करता है, सस्ते दाम में पूरा करता है तो अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। आजकल भारत में होम स्टे घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार उभरा है। यहाँ पे इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या प्रवाहित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पेट्रोलियम। जो बिग इंच पाइपलाइन मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल ले जाती है। इसका विस्तार टेक्सास के न्यू जर्सी तक है। जो बिग इंच पाइपलाइन है इसका विस्तार टेक्सास से लेकर न्यू जर्सी तक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मध्य अक्षांश क्षेत्रों के मौसम में दैनिक परिवर्तन होने का कारण है। मध्य अक्षांश के क्षेत्रों में मौसम में दैनिक परिवर्तन होने का कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अधोगामी वायु चालन। तो इसके बारे में कुछ जानकारी है कि जैसे मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं जिसे हम एडवेक्शन के कारण होती है, और वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। इसमें ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। सॉरी सॉरी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मध्य अक्षांशों के मौसम में दैनिक परिवर्तन होने का कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अभिवहन। तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं जिसे हम एडवेक्शन यानी अभिवहन के कारण होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी।
प्रारंभिक काल में 35 प्रारंभिक काल में पृथ्वी के वायुमंडल की रचना हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन और हीलियम से। 36 अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का या के मुख्य कारण क्या-क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि यह स्टेटमेंट गलत है। यह उपोष्ण उच्च दाब की कोशिका हाई प्रेशर सेल में अवस्थित होता है। यह उष्ण महासागर धराव के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। यह गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको विस्तृत व्याख्या बताई तो जा रही है, लेकिन उतनी अच्छे से नहीं बताई जा रही है, क्योंकि आप जब पीडीएफ में पढ़ेंगे काफ़ी विस्तार से दिया गया है। तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बिल्कुल मुफ्त में आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा और जो आंसर होता है इसकी व्याख्या जिसमें दी गई है वह भी मिल जाएगा। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें बता दी जाए। व्याख्या जो पीडीएफ में दिया गया है वह काफ़ी विस्तृत है। उसको आपको मल्टी टाइम रिवाइज करना है, ताकि तैयारी आपकी बेहतर हो सके। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 चक्रवात के संबंध में क्या सत्य नहीं है? यहाँ पे सत्य नहीं है पूछा गया है। तो देखते हैं। यह एक वायुमंडलीय परिघटना है जिसमें वायु रा, वायु राशि का तेजी से अंदर निम्न दाब की ओर संचालन होता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की गति घड़ी की सुई की दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सुई की विपरीत दिशा में होती है। यह स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे सत्य नहीं पूछा गया है। उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की गति की सुई की दिशा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है, जबकि यहाँ पे दिया गया है कि सुई की दिशा में ही होती है। इसलिए यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। और यह सब जैसे अक्टूबर 2013 में भारत के पूर्वी राज्यों में फैलिन नामक तूफान आया था, यह सही है। चलिए अब आगे देखते हैं 38 तड़ित झंझा के घटित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनुकूल नहीं है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, निचले क्षोभ मंडल में शीतल शुष्क वायु का और ऊपरी क्षोभ मंडल में उष्ण नम वायु का अभिवहन, का सही उत्तर हो जाएगा सी। देखते हैं 39 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महाद्वीपीय शेल्फों की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अंतः समुद्री खड्डे कैनियन वाले स्थल। इसका यह गलत स्टेटमेंट है, और यहाँ पे बाकी जो स्टेटमेंट है वह सब सही है। जैसे उत्पादक मत्स्य ग्रहण, धरातलों वाले स्थल, तेल और गैस रिजर्व, रेत और बजरी के विशाल संग्रह, यह सब सही है। बाकी सी वाला गलत है, तो इसलिए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 ब्रिटिश तुल्य जलवायु शांत समशीतोष्ण पश्चिमी किनारा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पूरे वर्ष पछुआ पवनों का अस्थायी आगमन, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तापमान और वर्षण पर समुद्री प्रभाव के कारण अत्यधिक चक्रवाती गतिविधि और समुद्री प्रकार की जलवायु, यह भी सही है। शीत और शरद ऋतु में अधिकतम वर्षा के साथ पर्याप्त वर्षा और अपेक्षाकृत कम तापमान परास, यह भी स्टेटमेंट सही। इसका सही उत्तर है डी, क्योंकि यह स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे सत्य नहीं है, यही पूछा गया है। यहाँ पे डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं 41 यायावर चारवाहे याकूत कहाँ के निवासी है? तो इसका सही हो जाएगा उत्तर टुंड्रा। जो यायावर चारवाहे हैं यह टुंड्रा क्षेत्र के निवासी हैं।
और यह साइबेरिया क्षेत्र के उत्तर पूर्वी भाग में एक शाखा है। इसे हम याकूत कहते हैं। चलिए देखते हैं 42। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है कि डेनमार्क का औद्योगिक विकास कृषि उत्पादों के आधार पर हुआ है। दूसरा है कि ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का औद्योगिक विकास छोटी छोटी बहुमूल्य वस्तुओं के निर्माण द्वारा हुआ है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मिसिसिपी नदी तंत्र में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कोलोरेडो नदी। तो क्योंकि रेड नदी, ओहियो नदी, मिसौरी नदी, मिसिसिपी नदी तंत्र से संबंध है। ये तीनों नदी जो है ये मिसिसिपी से संबंधित है। जबकि कोलोरेडो नदी बिल्कुल अलग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलोरेडो नदी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जर्मनी का। जर्मनी का रूर बेसिन जर्मनी का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। रूर बेसिन में कोयला प्रमुख रूप से पाया जाता है। इस कारण रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश भी कहा जाता है। काला प्रदेश, जर्मनी का काला प्रदेश रूर बेसिन को कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसका सही उत्तर हो गया जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बसरा। जो यहाँ पे टिकरित, रमादी, बगदाद है, ये त्रिकोण का भाग है, जबकि बसरा त्रिकोण का भाग नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। पर्यावरणीय कुजनेत्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेत वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, उल्टा यू। उल्टा यू आकार का होता है। उल्टा यू आकार का होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र स्थलाकृति और सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्रों के बीच सहजीवी संपर्क का काम करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र। ये दोनों परितंत्रों के बीच सहजीवी संपर्क प्रदर्शित करते हैं, जो दोनों तंत्रों की विशेषताओं का उपयोग करते हैं। यही है वो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अनूप एवं कच्छ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि अनूप एक ऐसी आर्द्र भूमि है जिसमें वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि कच्छ में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि कच्छ को आर्द्र भूमि भी कहा जाता है। ये नदियों या झीलों के किनारे हो सकते हैं, जबकि अनूप अपेक्षाकृत स्थिर पानी से संबंधित है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 49। ई फ्लो द्वारा निर्धारित किया जाता है। ई फ्लो द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, विभिन्न नदियों का वह न्यूनतम जल प्रवाह जो उसके परितंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
इसके लिए ई फ्लो का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदन भोजी या फिल्टर फीडर है? फिल्टर फीडर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सांप। आयस्टर के नाम से जाना जाता है। और जो फिल्टर फीडर ऐसे जीव होते हैं जैसे बड़ी सीपी या बेलन व्हेल, जो अपने शरीर के कुछ हिस्से से गुजरने वाली पानी की धारा से कार्बनिक पदार्थ या सूक्ष्म जीवों को छानकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसे ही हम फिल्टर फीडर कहते हैं। अब देखते हैं 51, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय, जबकि पदार्थ का प्रवाह अचक्रीय होता है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अचक्रीय, जबकि पदार्थ का चक्रीय प्रवाह होता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमें हमें सही स्टेटमेंट बताना है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। कार्बन चक्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे सत्य नहीं है, ये पूछा गया है। पहले देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। गलत। कार्बन चक्र में वायुमंडल और जीवों के बीच लगातार कार्बन का आदान प्रदान होता रहता है। यह भी स्टेटमेंट गलत है। वायुमंडल से कार्बन पशुओं में और फिर हरे पौधों में जाता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए यह भी गलत है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एंटीलोप, ऑरिक्सस और चीरू के बीच क्या अंतर है? जो एंटीलोप, ऑरिक्सस और चीरू के बीच क्या अंतर है? तो देखते हैं। यहाँ पे ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यह गलत है सब। चलिए देखते हैं 54। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरित पटाखों के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन पीईएसओ पीईएसओ का अनुमोदन आवश्यक है। पहला स्टेटमेंट, हरित पटाखे राष्ट्रीय पर्यावरण एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान द्वारा तैयार किए गए हैं। तो इसका उत्तर सही है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सीमेंट भट्टियों में अपशिष्टों का सह प्रसंस्करण करने की प्रक्रिया पर्यावरण के लिए सर्वाधिक अनुकूल विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है, क्योंकि तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। यह जैव ईंधन और कच्चे माल का संरक्षण करने के अलावा कार्बन प्रदूषकों को भी कम करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। देखते हैं 56 नंबर। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक है, और वे ये वाहन के उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन सा इसके अंतर्गत आच्छादित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें सभी कार्बन मोनोऑक्साइड भी शामिल होता है, हाइड्रोकार्बन भी, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी, इसलिए उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57। लाइकिन सबसे अच्छे सूचक हैं, तो इसका हो जाएगा वायु प्रदूषण के। लाइकेन पादप के समान लक्षण वाले एक प्रकार के मिश्र जीव हैं, जो एक कवक या शैवाल की एक या दो जातियों के साहचर्य के परिणाम स्वरूप बनते हैं। लाइकेन को स्वच्छ हवा की जरूरत होती है, इसलिए ये वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक हैं। देखते हैं 58। निम्नलिखित में से कौन सा देश
दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, यस ए सी ई पी का सदस्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, म्यांमार। म्यांमार दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम का सदस्य नहीं है। बाकी देश शामिल हैं इसमें। देखते हैं 59। निम्नलिखित में से कौन सा पद बायो प्रोस्पेक्टिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बायो प्रोस्पेक्टिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जैविक संसाधनों से प्राप्त वाणिज्यिक रूप से उपयोगी उत्पादों के लिए व्यवस्थित खोज। बाकी स्टेटमेंट गलत है। चलिए अब आगे देखते हैं। जननिक आनुवांशिक विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि जीनों की संरचना असमानता प्रजनन करने वालों की संख्या पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जीनों के मध्य असमानता की कमी की स्थिति प्रजाति विशेष के लुप्त होने का खतरा बढ़ा देती है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ऑपरेशन कश्यप किस देश के संरक्षण के लिए एनजीओ की एक पहल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑलिव रिडले समुद्री कश्यप यानी कछुआ से संबंधित है ऑलिव रिडले। जो ऑलिव रिडले कछुआ है उनको आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में आते हैं। इन्हें साइट्स के परिशिष्ट वन में रखा गया है। जो ऑलिव रिडले कछुए हैं आईयूसीएन के रेड लिस्ट में शामिल है। बलुई और लवणी क्षेत्र एक प्राकृतिक पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में पशु जाति का कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारतीय वन्य गधा। यह सारी विशेषताएं भारतीय वन्य गधा में देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव आईयूसीएन के वर्गीकरण के अनुसार क्रांतिक रूप से संकटापन्न सीआर नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गंगा डाल्फिन। ये क्रांतिक रूप से संकटापन्न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65। फ्रेजेर वर्या गोमची संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पश्चिमी घाट में खोजे गए 9 मेढक की प्रजाति से है। फ्रेजेर वर्या गोमची पश्चिम घाट में खोजे गए मेढक की प्रजाति से है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं पूछा गया है। तो है कि वन्यजीव अभ्यारण्यों की तुलना में राष्ट्रीय उद्यानों में सुरक्षा का स्तर अधिक होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य का अलग अलग कानूनों द्वारा सृजित किए जाते हैं। बिल्कुल गलत। जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम होता है 1972, इसके तहत दोनों का सृजन होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। भारत में गहन संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु पहचाने गए 4 प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी,
खंभात की खाड़ी। चलिए अब देखते हैं 68, क्वेश्चन नंबर 68। पूरे विश्व में कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां बिल्ली की 4 प्रजातियां, बाघ, तेंदुआ, बर्फीला तेंदुआ और चित्तीदार तेंदुआ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नामदफा टाइगर रिजर्व, सॉरी, राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुद्यान जैवमंडल रिजर्व में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल स्पीति के पास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा स्ववासन संरक्षण संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वानस्पतिक बाग। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पच्छाव में विरल तकनीक और समतापमंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता परजीवियों और रोग वाहकों के लिए प्रतिकूल वातावरण है। तो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल ए। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कार्बन डाई और मीथेन, CO2 और CH4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण का कार्यक्रम TFC TCFD को किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वित्तीय स्थिरता बोर्ड के द्वारा स्थापित किया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। रीड प्लस रणनीति का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किसके संबंध से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वनोन्मूलन से संबंधित है। वनोन्मूलन और वन हास्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत है। वन एक स्रोत होने के साथ साथ सबसे प्रभावी कार्बन सिंक भी है, जो बृहद शमन और अनुकूलन क्षमता प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये हमारा पहला पार्ट है। इसके बाद बाकी जो 75 क्वेश्चन बचे हैं, इसको हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो अगला पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा। आपको PDF के लिए टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन करके आप PDF में विस्तृत व्याख्या दी गई है उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।